मनीषा पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट निगम चुनावों का महाकुंभ। तेज पारे के साथ में ही लगातार इंदौर शहर की गर्मी भी जो है अब बढ़ती जा रही है और कारण ये है कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं इंदौर शहर की वो तेज हो गई हैं और लगातार जारी है वार्ड में पूर्व में जीते हुए पार्षदों की क्लास लगने का दौर। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच जुड़ चुके हैं पूर्व में जल कार्य समिति के प्रभारी रहे, साथ ही 2 बार से लगातार वार्ड क्रमांक 80 यानी कि राजेंद्र नगर के पार्षद, जी हाँ, बलराम वर्मा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बलराम वर्मा जी के बारे में बता दें आपको कि एक लंबा राजनीतिक करियर है। पीछे राजनीतिक गुरु स्वयं मधु वर्मा है, जिन्हें इंदौर में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। बलराम वर्मा पिछली मेयर इन काउंसिल में जल कार्य समिति के प्रभारी भी रहे, जिसके चलते न केवल वार्ड क्रमांक 80 यानी राजेंद्र नगर बल्कि पूरे इंदौर का दारोमदार इनके मजबूत कंधों पर सौंपा था मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने। कैसे देखते हैं बलराम भैया, आप उस कार्यकाल को बहुत अच्छे तरीके से निभा पाए, क्योंकि ना केवल राजेंद्र नगर की, यहाँ तो बात पूरे इंदौर की थी। पहली मर्तबा आपको मेयर इन काउंसिल में भेजा गया था और जल कार्य समिति जैसा मजबूत पद आपके कंधों पर, दारोमदार आपके कंधों पर सौंपा गया कि आप इंदौर की जो जल आपूर्ति है उसका जिम्मा उठाएं। कैसे देखते हैं? प्रियंका जी, जब मैं पहली बार जब जल समिति का मेरे को प्रभार मिला तो निश्चित है कि मेरे घर में पहले मेरे बड़े भाई मधु वर्मा जी उस कार्य को आसानी से संभाल चुके थे और उस समय जो संकट था जल का, वो काफ़ी संकट होने के बावजूद उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके इंदौर शहर में जो जल का कार्य किया था, निश्चित है कि मेरी नज़रों में भी वो था। तो मैं उनको ही आदर्श मानकर जल कार्य समिति का जब कार्यभार ग्रहण किया मैंने, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि सुबह से लेकर शाम तक हमने काम करना ही करना। और जो शहर में गंदे पानी की समस्या थी और जो जहाँ पानी नहीं पहुँचता था, उन क्षेत्रों का लगातार दौरा करके मैंने उन समस्याओं को हल करने का जो प्रयास किया, उसमें मुझे मालिनी भाभी का काफ़ी सहयोग रहा कि जिन जिन कामों को हम करना चाहते थे और जिनको प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने, मालिनी भाभी ने भी उनको मंजूर किया है। और आज उसका सुखद परिणाम है कि इंदौर शहर के अंदर पानी की पर्याप्तता हैगी और मैंने ये देखा हैगा कि शहर के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में आता भी हैगा और शहर में पुरता भी हैगा, लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी। जब मैं कार्यभार ग्रहण किया था मैंने, उस समय लगभग 60 से 70% एरिया जो है डायरेक्ट सप्लाई में चलता था, जिसको हमने उस समय काट के लगभग 30% पे ले आए थे। अभी भी 20-25% जो डायरेक्ट सप्लाई होता है, जिसके कारण पानी का मैनेजमेंट बिगड़ता हैगा, लेकिन काफ़ी मात्रा में पानी अब शहर में मिल रहा है। कुछ एरिया अभी भी बाकी है। हमने जो अमृत योजना जो प्रधानमंत्री की थी उसको इम्प्लीमेंट किया हैगा और उसके कारण शहर में आज नई 27 टंकियाँ जो बन रही हैं, उसके बाद शहर के अंदर पानी की समस्या लगभग खत्म होने की कगार। बलराम वर्मा जी, हम बार बार नगर परिषद की जो बैठकें होती थी, मेयर इन काउंसिल की जो बैठक होती थी, उसमें हम सबसे तेज आवाज़ सुनते थे कि हर घर में नल, हर नल में जल। ये नारा आपने शायद स्वयं ने दिया था कि मैं पूरे इंदौर को पानी पिला चुका हूँ और पूरे इंदौर को मेरे माध्यम से पानी मिल गया, मतलब इंदौर नगर निगम के माध्यम से। पर जब हम अपना वार्ड टू वार्ड सर्वे कर रहे थे, लगातार सभी वार्डों में दौरा कर रहे थे, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती थी। क्योंकि हमने क्या था कि कुछ चुनिंदा लोगों से चर्चाएं नहीं की, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम लोगों ने दस्तक दी। रेड 9 की टीम लगातार वार्डों में सर्वे कर रही थी। जनता में आज भी जल को लेकर असंतोष है। कई जगहों पर ऐसा है कि नर्मदा के कनेक्शन हो नहीं पाए, मतलब लोगों को मिले नहीं है नर्मदा के कनेक्शन। क्या कारण है? आप कह रहे हैं कि 70%, 80% जो क्षेत्र है इंदौर का वो कवर हो गया है नर्मदा से, पर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है। बलराम जी, नहीं, इंदौर शहर के अंदर हमने LNT के माध्यम से 1100 किलोमीटर का जो टेंडर निकाला था, 1100 किलोमीटर की लाइनों में अभी भी 200-250 किलोमीटर की लाइन हमारी डलना बाकी हैगी और उनका काम चल रहा हैगा। ये कोरोना काल और 1.5 साल का जो एक संक्रमण काल जो नगर निगम के लिए आया था, उसके अंदर काफ़ी काम रोके गए। साथ में ये 2 साल हमारे कोरोना काल में बिगड़े हैं, इसके कारण जो कंपनियों के काम रुके हैंगे वो अब तेज़ गति से चल भी रहे हैंगे और काफ़ी मात्रा में उसका सुखद परिणाम
मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे समय पे 87 टंकियों में पानी भरता था, आज की तारीख में 105 टंकियों में पानी भर रहा है। और उसका हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया कि जलूस से हमारा जितना पानी आता है उसकी पूरी एक एक बूंद की ऑडिट करने के लिए हमने मूसाखेड़ी के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया। जो स्काडा सिस्टम से सारी टंकियों को जोड़ा गया कि किस टंकी में कितना पानी जा रहा है और कहाँ सप्लाई हो रहा है, ये सारा सिस्टम उस पर अपडेट हो रहा है। चलिए ठीक है, आपने 24 घंटे नल का वादा भी किया था, शायद आपको याद होगा, या हम पुराने वीडियो से आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। ऊंची गूंजती हुई आवाज़ परिषद में 24 घंटे पानी मिलेगा। 24 घंटे के लिए माफ कीजिए बलराम वर्मा जी, कई वार्ड कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 24 मिनट भी पानी प्रॉपर नहीं, 24 घंटे का मैंने एक ये बोला था कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर 24 घंटे हम पानी देंगे। 24 घंटे के लिए हमने जो मेरे क्षेत्र में एक रेती मंडी की टंकी थी उसको चालू भी किया, और चालू करने के बाद उसको जोड़ा भी था, और जोड़ने के बाद उसमें 4-6 घंटे के बाद ही लोग उसमें पानी वेस्ट करते थे, तो उसको हमने है ना बैरिकेड करते हुए टाइमिंग कम किया है। और निश्चित है कि ये शहर के अंदर सारी लाइनें बदल जाएंगी। सारी लाइनें बदलने के बाद पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो निश्चित है कि शहर को 24 घंटे पानी मिल सकता है, क्योंकि इतना पानी आता है शहर में। और अन्य संसाधनों से भी हम इस पानी को जोड़ने के लिए आगे प्रयासरत रहेंगे कि आने वाली योजनाओं के बाद इस शहर को 24 घंटे पानी मिले। ठीक है, आपसे एक्चुअली हम इसलिए जल पर बात कर रहे हैं क्योंकि इसी पर आधारित है इंदौरियों का आने वाला कल। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है बलराम जी आपसे कि जल कार्य समिति के आप प्रभारी रहे, आपने कहा कि नर्मदा के कनेक्शन भी हुए, लोगों को पानी मिल भी रहा है, पूरी आपूर्ति नहीं हो रही। जो आप कहना चाहते हैं कि अगली परिषद जो अब बैठेगी शायद उसमें ये सब चीज़ें संभावनाएं बनेंगी कि लोग संतुष्ट हो जाएं। नर्मदा के कनेक्शन से गंदा पानी आने का क्या गठबंधन है ऐसा ड्रेनेज के साथ में नर्मदा के कनेक्शन का कि जो शुरुआती दौर होता है हमारे पास शिकायतें आती है, मुझे लगता है हमारी तुलना में आपके पास 50 गुना शिकायतें ज़्यादा आती होंगी, और आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि नर्मदा के कनेक्शन से शुरुआती दौर में तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बेहद मटमेला गंदा बदबूदार पानी आता है जिसका प्रयोग लोग कपड़े धोने के लिए भी करते हैं। प्रियंका जी, मैं बताऊं कि जब मैं पहली बार जैसे मैंने कार्यभार निकाला ज्वाइन किया था, उस समय पूरे शहर के अंदर ये तकलीफ ज़्यादा थी कि गंदे पानी की शिकायतें, और गंदे पानी की शिकायत के कारण लोग सड़कों पे ज़्यादा पानी ढोलते थे, और उसके कारण हमारा लगभग 30 से 40% पानी जो है सड़कों पे बह जाता था। मतलब अगर ऑन एवरेज यदि हम देखें तो 90 mld के आसपास, जो उस समय 360 mld पानी आता था, तो 90 mld पानी सड़कों पे लोग सिर्फ इस नाम पे बहा देते थे कि उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स होता था। और वाकई में आप जैसा बोल रहे हैं कि बदबू आती थी, निश्चित है आती थी, और लोग उसको काफी आती थी नहीं बलराम जी, अभी भी आती है। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है ये नीता शर्मा वाला जो वार्ड है 1 नंबर का, संतोष गौड़ जी जहाँ से पार्षद हैं, गोलू अग्निहोत्री की धर्मपत्नी जहाँ से पार्षद रही, गोपाल मालू जहाँ से, स्वर्गीय गोपाल मालू माफ कीजिएगा, जहाँ से पार्षद रहे, काफ़ी सारे ऐसे वार्ड हैं। आपका स्वयं का वार्ड अगर बात की जाए, वार्ड क्रमांक 85 की अगर बात की जाए, मालिनी गौड़ जी की विधानसभा, ऐसे बहुत सारे वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ से लोगों ने नर्मदा का कनेक्शन इसीलिए हटवा दिया क्योंकि उसमें से आता ही बदबूदार पानी था। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हमने जब इस गंदे पानी का सर्वे कराया, गंदे पानी की जो शिकायतें दूर करने के लिए हमने सबसे पहले एक टास्क फोर्स बनाई। टास्क फोर्स ने काम चालू किया, जहां ड्रेनेज चौक होती थी उनको तुरंत साफ करने के लिए टास्क फोर्स भी लगाते थे। साथ में हमने वार्ड वाइज प्रत्येक वार्ड में 10 कर्मचारियों की नियुक्ति करी कि कहीं पर भी ड्रेनेज चौक ना हो, क्योंकि लाइनें जो पुरानी हो चुकी सीमेंट की लाइनें होंगी तो उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी। जैसे ही ड्रेनेज चौक होती थी वो सारा पानी ज़मीन के अंदर जाता था, और ज़मीन से वापस वो जैसे ही पानी खाली होता था वैक्यूम बन के पानी की लाइनों में चला जाता था। तो वो गंदा पानी का जो सिस्टम था वो काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है। जब मैंने जब कार्यभार संभाला था उस समय शहर के अंदर शिकायतें हजार नहीं, हम तो वो मान ही रहे हैं कि जब जी, लेकिन अभी भी शिकायतें बनी हुई हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसका स्थायी निराकरण क्या होगा और क्या लगता है, जैसे मान लीजिए कि चुनाव के बाद जब नई MIC तैयार होती है, नया महापौर मिलता है इंदौर को, फिर भी एक अनुमान है, आपको क्या लगता है कि पूरे इंदौर को जल
कब तक मिल पाएगा, पहला प्रश्न। और गंदे पानी से, गंदे पेयजल से निजात कब दिला पाएंगे आप? गंदे पानी से निजात पूरी तरीके से जैसे ही ये सारी लाइनें बदल जाएंगी, गंदे पानी की शिकायतें दूर हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि अभी L&T कंपनी से जो काम हमारा चल रहा हैगा, उसमें HDP पाइप से जो कनेक्शन हो रहेंगे, पहले पुरानी जो लाइनें थी उसमें कोई नीचे से कर लेता था, कोई व्यक्तिगत कनेक्शन कर लेता था, कोई जो अनरजिस्टर्ड प्लम्बर रहते थे वो भी कनेक्शन करते थे, तो कई लाइनें डैमेज कर देते थे। लेकिन अभी जो हमने सिस्टम बनाया हैगा उसके अंदर HDP से कनेक्शन होता हैगा, फ्यूजन मशीन से कनेक्शन होता हैगा, और वो पानी ऊपर से उसके घर में आता हैगा, जिसमें गंदे पानी की मिक्सिंग की संभावना ना के बराबर है, जब तक कि उसको कोई व्यक्ति उसको छेड़े ना। तो ये सारा सिस्टम हमने अपडेट किया हैगा। वार्ड वाइज प्लम्बर तय किए हैं, जोन वाइज प्लम्बर तय किए हैं, और फ्यूजन मशीन से ही वो कनेक्शन होते हैं, और उसका पूरा नक्शा भी वो करते हैं। जिन ठेकेदारों को आप ठेका देते हैं, जिस L&T का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप ही के जीते हुए जो पूर्व में पार्षद रहे, कई पार्षदों ने L&T की कार्यप्रणाली पर भी कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, आप स्वयं भी मानते होंगे। बिल्कुल जिस मानता हूं। व्यक्ति को इंदौर की ABCD ही नहीं पता, जो ठेकेदार इंदौर की वस्तुस्थिति ही नहीं जानता, पूरी तरीके से पार्षदों पर डिपेंडेंट है, और कोई पार्षद टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। आप भी बहुत अच्छे से मानते होंगे कि बहुत से पार्षद में 50% आप मान लीजिए महिलाएं सिलेक्ट होकर के जाती है, जो महिलाएं अपने वार्ड की बात नहीं रख पाती हैं परिषद में, तो होमवर्क तो है ही नहीं। पार्षदों को भी टेक्निकल नॉलेज इस टेक्निकल फील्ड का बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरी बात को नकारेंगे नहीं। साथ में L&T जैसी कंपनी या दूसरी जो कंपनियां यहाँ पर काम करती है इंदौर में, उनका भी होमवर्क इंदौर को लेकर के उतना मजबूत होता नहीं है, तो सामंजस्य बिठाना मुश्किल तो है। बलराम जी कैसे देखते हैं? नहीं, बराबर मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है L&T कंपनी के ऊपर भी एक कंसल्टेंट हैगा, कंसल्टेंट उसको मॉनिटरिंग भी करता हैगा। हमारे जो PHE के अधिकारी हैं वो भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने जो समय पे पूरा काम करके देना था अभी नहीं दिया है। मैंने तो मैंने भी शिकायतें की है कमिश्नर से कि इनको कम से कम दंडित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर गलत काम हो रहा है दंडित करें, अगर समय पे काम पूरा नहीं हो रहा है उनको दंडित करें। अगर कहीं लाइनें डालनी हैगी और उन्होंने वापस रेस्टोरेशन का काम नहीं किया है तो राशि वसूलना चाहिए, कोई सी भी कंपनी। चलिए ठीक है, ये तो हुई जल की बात। कैसे देखते हैं, तकरीबन 30,000 मतदाताओं वाला, 25 से 30,000 मतदाताओं वाला आपका क्षेत्र है, राजेंद्र नगर क्षेत्र। वर्तमान का जो आरक्षण हुआ है, सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है सीट, क्या भविष्य देख पाते हैं हम? क्या वापस से ये गूंजती हुई आवाज़ मेयर इन काउंसिल के रूप में सुनने को मिलेगी इंदौर की जनता को, या अपनी जगह किसी और को प्रमोट करेंगे बलराम वर्मा? काफ़ी सारी हलचलें हैं आपके स्वयं के वार्ड में ही, आपको लेकर के असमंजस की स्थिति कैसे देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार रहेगा। नहीं, एक आपका स्व विवेक से हम जानना चाहते हैं। अच्छा, जब हम सर्वे करने भी आपके क्षेत्र में गए थे ना, तो लोगों का ऐसा कहना था कि एक पर्टिकुलर जाति विशेष, एक समाज विशेष में कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के एक आक्रोश है। मराठी समाज का लोग कई बार जिक्र कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी से जो कैंडिडेट हो वो प्योर मराठी होना चाहिए, महाराष्ट्रियन ही होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति को अवसर देना चाहिए। क्या लगता है, कैसे देखते हैं? सीनियर लीडर हैं आप, क्योंकि जी सभी को अवसर बराबर मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर के अंदर कई ऐसे वार्ड होंगे जो किसी सामाजिक परिदृश्य में आते होंगे, वहाँ पर सबका प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। और ये पार्टी जो हमारी हैगी सारा बैठ के निर्णय करती हैगी कि किस समय पे किसको कहाँ पर जरूरत हैगी, वहाँ पर पार्टी लगाती है। आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हुई हैं आपकी विधानसभा की अगर बात करें तो एक बिजलपुर वार्ड जो है वो OBC के लिए आरक्षित हुआ है, पुरुष के लिए। वहीं जो मधु वर्मा जी का गृह क्षेत्र जो है वो सीट जो है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई है। तो क्या सामान्य के लिए सामान्य वाला फंडा काम करेगा, या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ सकता है? सारा निर्णय पार्टी फोरम पे तय होता है। पार्टी को ऐसी जहां आवश्यकता लगेगी वहां उस कार्यकर्ता का उपयोग करें। मतलब जिताऊ कैंडिडेट उतारना है, ये मायने नहीं रखता कि सीट सामान्य है तो पिछड़ा लड़ेगा, जिताऊ कैंडिडेट ही वहां पे लड़ेगी। अच्छा, चुनौतियां किस प्रकार की रही? पहले ही कार्यकाल था आपका भी एक MIC के रूप में, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उम्मीदें थी आपके पीछे। तो डंडा लेकर मधु वर्मा जी भी घूमते हैं कि यार काम अच्छा करना वरना नाम मेरा भी खराब होगा, तो उनकी उम्मीदें
साथ में चुनौतियां भी बहुत सारी। सफर कैसा रहा आपका, व्यक्तिगत सफर जानना चाहते हैं? नहीं, मैं मेरे 5 साल के कार्यकाल से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने सबसे पहला लक्ष्य ये रखा था कि कहीं पे भी पानी का वेस्टेज ना हो। आपने देखा होगा, कभी मेरे साथ आप भी गए थे कि जलूस से जो पानी आता था, हमारा 40 mld पानी का जो रास्ते में नुकसान होता था, उस काम को भी हमने पूरा कराया है। और जो साथ में 180 mld पानी इंदौर लाने का लक्ष्य था हमारा, वो भी हमने पूरा करा। 2021 तक की ये योजना थी मधु वर्मा जी ने जो 2003 में बनवाई थी, उसके ऊपर ये काम हुआ। और वो पूरा पानी आने के बाद अब अगली योजनाओं से शहर की प्यास बुझेगी। चलिए ठीक है। राऊ विधानसभा की कुल सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार चुनाव जीती थी, वार्ड क्रमांक 76 और एक ही सीट जीती थी एकमात्र। क्या लगता है ये सफाया इस बार करने में कामयाब होंगे, या फिर जीतू पटवारी कोई मूल मंत्र ऐसा देंगे जिससे राऊ विधानसभा में भी जैसे वो चुनाव जीतते हैं वैसे ही पार्षद भी उनके चुन करके? ना, इस बार 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। मतलब अच्छी वर्किंग आपने कर ली, अच्छा होमवर्क कर लिया है आप लोगों ने मिलजुल को कि आप 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। अच्छा, मेयर का प्रत्याशी दिया है कांग्रेस पार्टी ने संजय शुक्ला के रूप में। एक माहौल बाजार में ऐसा बन गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में नहीं उतारती है तो ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना कि पिछला सांसद चुनाव देखा जाए या पिछला मेयर का चुनाव जो मालिनी गौड़ जी लड़ी थी, उतना आसान ये चुनाव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक भारी उम्मीदवार दिया है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक बाजार का माहौल, एक अपने सूत्रों से जो जानकारियां हमको मिलती है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है वाकई में संजय शुक्ला को चुनौती रहेंगे? प्रियंका जी, इंदौर की शहर की जनता बहुत समझदार है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं। निश्चित है कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी उतरेगा उसको सोच समझ के ही इंदौर शहर की जनता वोट देगी। कोई भारी हो चाहे हल्का हो, इसका कोई आकलन नहीं है। उसकी विचारधारा क्या है, राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या है, उस विचारधारा को यहाँ पे वोट मिलता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहेगा शंकर ललवानी जी कि जिनको जनता ने इतने ज़्यादा वोटों से जिताया है कि निश्चित है तो ये इंदौर शहर की जनता का परिणाम आपने देखा भी है और आगे भी देखने को मिलेगा कि निश्चित है कि शहर की जनता बहुत सोच विचार के वोट देती है। और निश्चित है कि ऐसी राष्ट्रवादी पार्टियां जो शहर का विकास कर सके और जो शहर के अंदर नया विचार दे सके। इतना अधिकार होता है कि वो रोजगार रेवड़ी की तरफ बांटता है। उन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो निकाला है, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देंगे, रोजगार की बयार ला देंगे, संपत्ति कर एकदम आधा कर देंगे, जल कर एकदम आधा कर देंगे। तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कि उनके घर में नोट छापने की मशीन होगी तो दे भी सकते हैं उनको। रोजगार दे सकते हैं। मेयर को इतने अधिकार रहते हैं? नहीं, मेयर को तो कोई अधिकार नहीं होते। मेयर को तो इतना अधिकार होता है कि शहर का रेवेन्यू इकट्ठा करें, साथ में राज्य शासन से जो पैसा आता है या कोई प्रदेश केंद्र से कोई शासकीय योजना का पैसा आता है उसमें विकास कार्य होते हैं। अब अगर सबको रोजगार देना है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये वो मतलब सीधी सी बात है कि चांद पे जाने जैसी बात है और सूर्य के पास जाके खेती करने जैसी बात बता रहे हैं ये लोग। मतलब असमंजस की स्थिति आप भी मानते हैं कि ये संभावनाएं नहीं बनती हैं? क्या लगता है कब तक मेयर कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे जब उसको लगेगा कि कब उनको डिक्लेयर करना है वो सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे। संभव या फिर पार्टी के हमारे बड़े नेता सारे इस विचार मंथन में लगे हुए हैं। शहर को अच्छा महापौर मिले, शहर को अच्छे पार्षद मिले और इस प्रकार से विचार मंथन चल रहा है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होते से ही सारा डिक्लेरेशन हो जाएगा। बलराम जी, बारिश के दिनों में जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है और ये देखा जाता है कि जो ड्रेनेज लाइन रहती है उसका गंदा पानी जो है लोगों के घरों में रिसता है। और ये एक ऐसी बेसिक समस्या है जो कितना भी नगर निगम अपनी पीठ स्वयं ही थपथपाए, लेकिन जो वस्तुस्थिति होती है वो बारिश के दिनों में इंदौर को प्रदेश स्तर पर शर्मसार करती है। कैसे देखते हैं? नहीं, एक चीज़ है कि इंदौर शहर की जो टोपोग्राफी है उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो कान और सरस्वती नदी है उसके अंदर लगभग सारा पानी अब जाने लगा हैगा। और आपने देखा होगा कि कई दिनों से मतलब जो ड्रेनेज विभाग ने जो काम किया हैगा, 6 STP प्लांट बनाए हैं, वहाँ से पानी को भी ट्रीट करके हम नदी में छोड़ रहेंगे। तो अब ये पानी जो धीरे धीरे साफ़ होना चालू होगा तो गंगा बेसिन जो हमारे यहाँ से शुरू होता है, निश्चित है उस पर एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि यहाँ से
ट्रीटेड वाटर अब शहर के नीचे की ओर जाने लगेगा। आपने देखा होगा पहले कबीट खेड़ी पे बना था, तो कबीट खेड़ी जो शहर के लास्ट कोने पे था, लेकिन अब हमने उसको अमृत योजना के अंदर डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग जगह जहाँ गंदा पानी पैदा होता वहीं से साफ करके छोड़ने का प्रयास हमने शुरू किया है और ये आने वाले दिनों में इसका परिणाम सुखद दिखेगा। आप जो परिणाम सुखद दिखा रहे, जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि बीते अगर 6 महीने पहले जाते हैं तो कैलाश जी से लगा के, मालिनी गौड़ से लगा के, अपने क्षेत्र में चूंकि स्थिति खराब थी दिलीप शर्मा से लगा के सभी लोगों ने नाला टेपिंग पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसकी आप पीठ थपथपा रहे हैं, जिसको लेकर के अवार्ड भी मिल गया, वाटर सरप्लस में भी इंदौर शामिल हो गया। परंतु आप ही के पार्टी के दिग्गज नेताओं ने नाला टेपिंग पर जो है वो क्वेश्चन उठाया था, कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ जगह पे ऐसी गड़बड़े कहीं ना कहीं टेक्निकली दिक्कतों के कारण हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये सुखद परिणाम, जब टीम बाहर से आई थी, उसने सर्वे करा, उसने देखा कि शहर का जो पानी सरप्लस हुआ हैगा, जो ट्रीटेड वाटर का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं तो सुखद परिणाम है। ठीक है, अगर काम करेंगे तो गलती भी होगी और गलती होगी तो उसको सुधारेंगे। आप मानते हैं कि भविष्य में सब सुधर जाएगा? सुधरेगा। चलिए ठीक है, तो ये थी पूर्व में जल कार्य समिति के प्रभारी रहे बलराम वर्मा जी से हमारी विशेष चर्चा कि आने वाली मेयर इन काउंसिल में फिर से जगह बनाने में कामयाब होंगे बलराम वर्मा। क्या बलराम वर्मा फिर से लड़ेंगे पार्षद का चुनाव? क्या पूरे इंदौर को जल वितरण आपूर्ति करने में कामयाब होगी इंदौर नगर निगम? क्या गंदे पानी से इंदौर की जनता को मिलेगा निजात? क्या होगा इंदौर का राजनीतिक भविष्य? आने वाला भविष्य जो है वो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।